हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप न्यूनिक भारतीय पब्लिकेशन के माध्यम से आपके सामने मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 जो कि रेलवे एनटीपीसी से जुड़ा हुआ है, उसके आर्ट अर्थात कला साहित्य से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है, जो प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है, उस प्रश्न के हल के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। विद्यार्थीगण, अब तक आपने 9 प्रैक्टिस सेट को अध्ययन किया। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न का भी आपने हल देखा। आज प्रैक्टिस सेट 10 है। इसके अलावा आगे से इसमें थोड़ी सी बदलाव करने जा रहे हैं विद्यार्थीगण कि इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के नहीं बल्कि हर प्रकार से जो है जो चुनिंदा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन उसको कि इस प्रकार हाईलाइटेड क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, वैसे प्रश्नों के सेट के रूप में आपके सामने लाएंगे। तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन, हाईलाइटेड क्वेश्चन जिस प्रकार से आजकल परीक्षा में पूछा जाता है, वैसे प्रश्नों का सेट और उसका प्रैक्टिस आपके सामने हम करेंगे। ऐसे आज जो है किताब से दिया हुआ है मॉडल प्रैक्टिस सेट 10, आज उसे देखें। प्रश्न संख्या पहला है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वोटिंग का अधिकार। इंटरमॉनेटरी फंड में वोटिंग का जो अधिकार होता है, प्रत्येक सदस्य देश को एक मत देने का अधिकार होता है। इसके अलावा उसमें प्रत्येक $10 लाख पर एक एक्स्ट्रा मत देने का अधिकार होता है, अर्थात जो सदस्य देश वो अंशदान करते हैं। IMF में जो धन होता है वो सदस्य देशों के द्वारा दिया गया अनुदान, दिया गया अंश, हिस्सा के आधार पर होता है। तो जिस राष्ट्र का जितना अधिक हिस्सा होता है उस राष्ट्र को मत वैल्यू उतना ही अधिक होता है। तो समय समय पर जो राष्ट्र अंशदान करता है, कभी अंशदान में वृद्धि होती है, कभी कमी आती है, तो उस अंशदान के आधार पर मतदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है। अमेरिका का अंशदान लगभग 17% है, भारत का अंशदान लगभग उसके कुल पूंजी का 2.5% है। तो अलग अलग देश के अंशदान के आधार पर उसकी वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। तो विद्यार्थीगण, समय समय पर देशों के द्वारा आवंटित कोटा जो उसका अंशदान है, उस अंशदान के आधार पर उसे मत वैल्यू बढ़ता घटता है। एक वोट तो सभी सदस्य देश का है, लेकिन जो अंश देता है, जो कोटा देता है, जो वह हिस्सा देता है, उस हिस्सा के आधार पर भी उसमें मत का संख्या घटता बढ़ता है। भूमि सुधार जब बोला गया तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण आबादी की क्रय शक्ति अर्थात उत्पादकता इतना ज़्यादा हो, लागत उसे कम लगे, मुनाफा ज़्यादा हो, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। क्रय शक्ति तात्पर्य होता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लायक उसके पास बचत हो, उसे क्रय शक्ति कहते हैं। आर्थिक विकास के साथ वितरण का न्याय अर्थात विकास का जो लाभ है वो सिर्फ कुछ उद्योगपति तक नहीं बल्कि उसका लाभ समाज के सभी वर्ग, कृषक वर्ग जो गांव में रहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आबादी का लगभग 2/3 से कुछ कम कृषि पर आश्रित है, इसलिए कृषि का विकास के बगैर भारत का विकास संभव नहीं है। तो उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। क्रास्ट मतलब होता है चूना पत्थर। क्रास्ट से तो चूना पत्थर जल, हिम, वायु ये अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया करते हैं। नदी जब मिट्टी गांठ को काटती है तो अपर्दन कहलाती है, काटा गया मिट्टी गांठ को कहीं बिछाती तो निक्षेपण कहलाता है। उसी प्रकार चूना पत्थर से यदि पानी का संपर्क हो जाता है तो उस चूना पत्थर कट जाते हैं, या कोई अन्य चट्टान वगैरह है, चूना पत्थर पानी के द्वारा जब उस पर लगातार गिरता तो पत्थर में भी छेद हो जाते हैं। तो उसी को यहाँ कहा गया है कि क्रास्ट मैदान में तत् अस्थित अवशिष्ट तिलेक, ये अवशिष्ट मतलब क्या है, पत्थर है, और उस पर लगातार चूना पत्थर संपर्क में आता गया तो चट्टान गलने लगा। तो उस गलने से छोटे छोटे टुकड़े की तरह बनता है, जैसे गोली कहीं चलती है तो छोटे छोटे उसमें गड्ढे बन जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान जो काफी कठोर चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान के ऊपर यदि चूना पत्थर का चट्टान हो और पानी का लगातार यदि वहाँ रिसाव होता है तो चट्टान जो है जहाँ तहाँ गलने लगते हैं, छोटी छोटी आकृति बन जाती गड्ढे, उसे हम कहते हैं पेडी प्लेन।
पेडी प्लेन जो है वायु के द्वारा बनाया गया जो मैदान होता है उसे पेडी प्लेन, और जल के द्वारा बनाया गया मैदान उसे पेनी प्लेन कहते हैं। मोनेडोनॉक ये एक प्रकार का एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में है। तो ये एक पर्वत है, मोनेडोनॉक अवशिष्ट पर्वत है, ये मैदान है, और ये जो हुआ अपर्दन से बनी हुई आकृति है। तो आंसर हो जाता है सी। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से कौन नदी 3 से विशिष्ट है? देखिए, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। एक नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर गुजरती है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी, ये तीनों पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी कर्नाटका पश्चिमी घाट से निकलती है, कृष्णा महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिक से गुजरती है, समूचे महाराष्ट्र पार करते हुए यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना होते हुए गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। प्रवाह क्षेत्र भी काफी अधिक है। निम्न में से किस हड़प्पा का स्थल में एक युग्म शवदाह है जहां स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है? वो है लोथल में। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद उस वक्त भी कोई सती प्रथा रही होगी, तो स्त्री और पुरुष का साथ साथ एक ही साथ दफनाया हुआ है। उसकी आकृति मिलती है लोथल में। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के मुहाने पर कैम्ब की खाड़ी के तट पर बसा हुआ था, जिसे बंदरगाह नगर कहते हैं। चनहुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसे औद्योगिक नगर कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इतिहासकार पिगट ने देश की जुड़वा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये तीनों पाकिस्तान में अवस्थित है, जबकि लोथल गुजरात में है जहां युग्म शवदाह मिला है, अर्थात शव मतलब लाश, जहां स्त्री और पुरुष दोनों को एक ही साथ दफनाया हुआ है। तो लोथल से प्राप्त हुआ है। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। अब देखिए यहाँ पर जो विकल्प है 1892 में, तो लॉर्ड रिपन का देखिए काल है 1880 से 84, जबकि देखिए डफिन का काल जो है वो है 1884 से 1888। और 1888 में इसने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसी रिपोर्ट के आधार पर 1892 ईस्वी में नियम बनाया गया था। उसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर हो जाता है लॉर्ड डफरिन योजना। नंदलाल बोस चित्रकला के क्षेत्र के थे, भारत के महान चित्रकला में से एक थे। संविधान जो बनाया गया है, संविधान पर उसके प्रतीक के तौर पर कई आकृतियां, मौलिक अधिकार है, राज का नीति तत्व है, संविधान का जो हेड पन्ना है तो सब पर चित्र बना हुआ है और उसका सभी का चित्रांकन नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इन्होंने अन्य जो कई चित्र का निर्माण किए, उसमें शामिल सती, रानी सती तथा भगवान शंकर की पत्नी देवी सती का जो देह त्याग किए थे, हवन कुंड में कूदे थे, उसका चित्र बनाए हैं। साथ ही संथाली महिला का इन्होंने चित्र बनाए हैं। तो कई चित्र इनका है। तो नंदलाल बोस एक महत्वपूर्ण चित्रकला से संबंधित थे। निम्नलिखित कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता है? आनंद शमरकोन ने श्रीलंका के राष्ट्रीय गान की रचना 1940 में किया था और 1951 में उसे राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया। श्रीलंका माता के नाम से वहाँ का राष्ट्रीय गान है।
तो 1940 में आनंद समरकोन इस गीत के रचनाकार हुए और 1951 में उसे श्रीलंका का राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 1992 में यह संविधान संशोधन हुआ था। ऐसा लागू हुआ 1993 में, तो कई किताब में इसे 1993 भी लिखा जाता है। 24 अप्रैल 1993 की इसकी अधिसूचना जारी हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची में वैसा विषय को रखा गया जिसकी न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है। जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, बाद में उसमें अन्य विषय भी जुड़ता गया। तमिलनाडु का आरक्षण और अन्य कई विषय उसमें शामिल होते चले गए। 8वीं अनुसूची में संविधान की राजभाषा है, जिसमें वर्तमान समय में राजभाषा की संख्या 22 है। मूल संविधान में राजभाषा की संख्या 14 हुआ करती थी, जिसकी संख्या वर्तमान में 22 हो गई है। 10वीं अनुसूची इसे 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल कानून को रखा गया और दल बदल कानून के आधार पर पहली बार राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता दिया गया। भारत के निम्नलिखित में से किसे संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत जब बोला गया तो उसे बोलते हैं उपस्थित सदस्यों का 2/3 लेकिन कुल सदस्यों का बहुमत से पास होना चाहिए। इसे ही बोलते हैं विशेष बहुमत। तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव लाना हो, 7वीं अनुसूची में सरकार की राज्य के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तब इसके लिए संविधान में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें 2/3 बहुमत के अलावा आधा से अधिक राज्य की विधानसभा से पास होना चाहिए। तो ए और दो दोनों होगा, अर्थात ए और दो दोनों को देना है। मौलिक अधिकार में संशोधन सिर्फ 2/3 बहुमत से होता है, उसमें राज्य के विधानमंडल की आवश्यकता नहीं होती है। भारत रत्न से सम्मानित 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण की शुरुआत की गई। 1954 में 3 व्यक्ति को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उसके पश्चात सीवी रमन, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो अल्फाबेटिकल रूप में दिया गया था। तो सी राजगोपालाचारी, उसके बाद सीवी रमन और फिर जो है सो आपका दिया गया ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया, तो दोनों को दिया गया 1954 में। अब चूंकि पूछता है उसमें सबसे पहले जो दिया गया, क्योंकि वह दिया गया था आपका अल्फाबेटिकल क्रम में, तो पहले में जो नाम आ जाता है वह है सी राजगोपालाचारी को दिया गया। ऐसे ये पद के दृष्टिकोण से भी भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले एकमात्र प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भारत रत्न को कैबिनेट के संस्तुति जाता है तो किसे दिया जाए, उस पर प्रधानमंत्री की सहमति होती है। तो अपना नाम की सहमति उन्होंने स्वयं दिया था कि हाँ भारत रत्न हमें प्राप्त हो। निम्न से कौन सा युग्म, देखिए इसमें वायुसेना जो है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी। तो 6 अक्टूबर नहीं बल्कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को होता है। जैन धर्म को लोग मानते हैं कि जैन धर्म महावीर जो थे 24वां तीर्थंकर थे, 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर
ऋषभ देव को माना गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। और जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर को माना गया, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं। पैगंबर इस्लाम धर्म में से जुड़े हुए, जो उसके खुदा के प्रतिनिधि के तौर पर पृथ्वी पर काम करते थे। सन्यासी हिंदू धर्म में सन्यासी शब्द का प्रयोग साधु संतों के लिए किया जाता है। शिक्षक, सभी लोग शिक्षक की भूमिका में होते हैं। दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थल है यरूशलेम, जिस पर अभी इजराइल का कब्जा है। यहूदी धर्म के संस्थापक अब्राहम माने जाते हैं और यहूदी धर्म से ही 2 धर्म और निकला। एक धर्म हुआ ईसाई और दूसरा धर्म है मुस्लिम। ईसाई और मुस्लिम भी का जो मूल क्षेत्र है वह यहूदी है। तो इन तीनों का क्षेत्र जो हो जाता है, तीनों एक ही जगह से निकलता है। तो यरूशलेम यहूदी से ही एक भाग ईसाई हुआ, दूसरा इस्लाम हुआ, तो कुल यहूदी का ही पार्ट हो जाता है। तो तीनों का है यरूशलेम। 1914 में शुरू हुआ युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। सराजेवो हत्याकांड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी सराजेवो में, और उसी के पश्चात ये विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तात्कालिक कारण था सराजेवो हत्याकांड, अन्य कारण में तुर्की में बाल्कन संघर्ष, साम्राज्यवाद की भावना। तो इसमें कई देश, युद्ध सामान्य अवस्था 2 देशों के बीच होती है। तो पहली बार इसमें एक साथ 30-32 देश आमने सामने थे, अलग अलग जगह लड़ रहे थे। इसलिए इसकी प्रकृति, इसकी सीमा का फैलाव के कारण इसे विश्व युद्ध के नाम से जाना गया। अब तक 2 विश्व युद्ध लड़ा गया, पहला 1914 से 18 और दूसरा 1939 से 1945 तक। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में जो शांतिपूर्वक सभा चल रही थी, वो पंजाब का लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग, जो की चहारदीवारी से घिरा हुआ था, सिर्फ एक दरवाजा था, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। जब स्वामी श्रद्धानंद वहाँ भाषण दे रहे थे, उसी समय अंग्रेजों ने गोली चलाने का आदेश दिया। अंग्रेजों के जो दस्तावेज है उसके हिसाब से 1650 गोली चलाया गया, 379 लोग मारे गए। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर आयोग और कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय आयोग का गठन किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट को नो अपील, नो वकील, नो दलील के नाम से भी जाना जाता है। इसे काला कानून कहते हैं। स्वराज की मांग सबसे पहले 1905 में कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, तो 1905 में स्वराज और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बिहार में सर्चलाइट प्रकाशन हुआ था। मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा सर्चलाइट अखबार को छापा गया था। ये अखबार 1918, ये अखबार जो है 1918 से इसकी प्रकाशन हुआ था। इसके थे संपादक, वो थे मुरली मोहन प्रसाद। इसके बाद मुरली मोहन प्रसाद के बाद इसके दूसरा जो संपादक रहे वो थे TSJ जॉर्ज। इसके दूसरे संपादक थे, पहला संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। INA का गठन 1942 में जापान में हुआ। रास बिहारी बोस के दिशा निर्देश में कैप्टन मोहन सिंह ने जापान में INA का गठन किया और इसका पुनर्गठन सिंगापुर में 1943 में। इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस ने सौंप दिया। तो गठन हुआ था जापान 1942 में रास बिहारी बोस के दिशा निर्देश में कैप्टन मोहन सिंह ने, और रास बिहारी बोस के सलाह पर 1943 में सिंगापुर में इसका
कमान, इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। भगत सिंह बनाए थे नौजवान सभा, पंजाब में भगत सिंह का था नौजवान सभा। बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय दोनों क्रांतिकारी थे, दोनों गर्मपंथी के लीडर थे। गर्मपंथी में लाल, बाल और पाल के नाम से जो फेमस हैं, बाल बाला गंगाधर तिलक, लाल लाला लाजपत राय, पाल बिपिन चंद्र पाल, तो ये दोनों गर्मपंथी थे। भगत सिंह साम्यवाद विचारधारा से प्रभावित क्रांतिकारियों में सबसे पढ़े लिखे, समझदार और भविष्य की योजना वाले युवक थे। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल शब्द है, मंत्रिमंडल में एक होता है मंत्री परिषद, मंत्री होता है, एक होता है पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, तीसरा राज्य मंत्री, चौथा उप मंत्री। तो मंत्री परिषद जब बोला गया तो इसमें ये सभी चारों इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन जब बोला गया मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो ये हुआ कैबिनेट मंत्री और ये हुआ मंत्री परिषद। तो मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद शामिल नहीं होता है, जबकि मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल शामिल होता है। संविधान में मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है, जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। सर्वप्रथम 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे अनुच्छेद 352 में एक बार प्रयोग किया गया है मंत्रिमंडल। तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण अर्थात कैबिनेट मंत्री के समूह को कहते हैं मंत्रिमंडल और सभी मंत्री को कहते हैं मंत्री परिषद। विद्यार्थीगण हो गया आंसर बी। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाना मतलब उनको पद से हटाना। राष्ट्रपति को पद से अनुच्छेद 61 के आधार पर कहता है कि संविधान का उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति को संसद महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पद से हटा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, दोनों सदनों में अलग अलग उपस्थित सदस्यों का 2/3 एवं आधा से अधिक सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव लाने की सूचना कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को मिल जानी चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव जब लाया जाता है तब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। तो संसद के द्वारा लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, दोनों से अलग अलग पास होगा। तो संसद का 2 हिस्सा, एक को लोकसभा एक को राज्यसभा कहते हैं, तब राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 61 भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी राष्ट्रपति की प्रक्रिया के समान है। लोकसभा बहुमत के द्वारा, सिर्फ लोकसभा बहुमत के द्वारा प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, लोकसभा विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, मत देने की आयु ये इसमें ये दीजिए, मुखिया सरपंच के लिए आयु 21 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष। तो लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, मुखिया सरपंच 21 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद 30 वर्ष। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 लिखता है कि यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सूचना भेजे कि राज्य में विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है,
राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, बेपटरी हो चुकी है, तो उस अवस्था में राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त करते हुए विधानसभा को निलंबित रखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। या अनुच्छेद 365 कहता है कि केंद्र सरकार राज्य को आदेश देता है कि अपनी विधि व्यवस्था को संभालिए, और विधि व्यवस्था नहीं संभालता है तब राज्यपाल रिपोर्ट भेजते हैं और तब राष्ट्रपति राज्यपाल के सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है, राज्य सरकार को बर्खास्त करते हैं, विधानसभा को निलंबित रखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं बल्कि निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 66 के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा का सभी सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचित करता है, जबकि अन्य तीनों की नियुक्ति होती है। राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी सबको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती नहीं बल्कि निर्वाचित होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आंसर हो गया 90 का। चलिए विद्यार्थीगण, तो यहीं पर मेरा विषय क्षेत्र समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा ये जरूर की बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपकी व्यू की काफ़ी आवश्यकता है, उससे अपने आप को तौलने का भी अवसर मिलता है, साथ ही अपनी खामियां अपनी अच्छाइयां को भी अवलोकन करने का अवसर मिलता है। सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लाइक करें। तो जो भी एक तकनीकी है आप हमसे बेहतर जानते विद्यार्थी, उसे जरूर पूरा करें। धन्यवाद।